क्लास 10th इंग्लिश का एग्जाम बहुत पास आ गया है। आज ना मैं तुम्हें कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें इंग्लिश के कुछ ऐसे नोट्स दूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिसकी मदद से ये जो इंग्लिश का एग्जाम है ना, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम होने वाला है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मैथ्स का एग्जाम आपका हो चुका है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम बहुत अच्छा गया, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया। एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत हाई थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया और नंबर अब कम आ गए और अब तुम डीमोटिवेटेड हो रहा है ना। पहली चीज देखो यार, एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि कल की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। कल क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम उसको बदल सकते हैं। हम लेकिन आज की चिंता कर सकते हैं। अब ये जो मैथ्स का गुस्सा है ना, ये जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना कि यार मैथ्स का एग्जाम अच्छा जाना था बट उतना अच्छा नहीं जा पाया, उस गुस्से को इंग्लिश के पेपर में निकालो। इंग्लिश का पेपर अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पेपर देकर आने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इंग्लिश फोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो जो वादा तुमने खुद से करा है ना मार्क्स अच्छे लाने का, अरे एक पेपर बिगड़ जाने से मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पेपर है ना, अगर आगे के पेपर तुमने सीरियस होकर दिए तो चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। और इसी वजह से आज तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है। इंग्लिश के पेपर की स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ लेकर आया हूं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूं ये अगले 15 मिनट तुम्हारी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत खतरनाक लेवल पे ले जा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जितने भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे हैं ना, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, सारे डाउट्स को आज क्लियर कर दूंगा। पहली चीज, इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं, वैसे होते तो 3 ही है बट बेसिकली 4 सेक्शन है। एक होता है रीडिंग, फिर सेकंड सेक्शन होता है ग्रामर प्लस राइटिंग एंड थर्ड सेक्शन होता है लिटरेचर। अब आपको भी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर होता है, बट मैं ना एक एक पॉइंट आउट करता हूं गलतियों को। अगर मैं बात करूं रीडिंग सेक्शन की, तो मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है, नंबर कटने वाले हैं। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, अगर तुमने बचे हुए समय के अंदर रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करी तो नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि पिछले 2 साल से अगर तुम इंग्लिश का पेपर देखोगे तो ये जो रीडिंग सेक्शन है ये टफ आ रहा है। हाँ, आज से 2 साल पहले बहुत इजी आता था, सबके नंबर फुल आ जाते थे, लेकिन अब ना क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, पैराग्राफ टफ आ रहे हैं, जिसको पढ़ के समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो डिटेल में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। दूसरी चीज, ग्रामर की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा है मोस्ट स्कोरिंग। अरे भैया, यहां पर ना नंबर मिलते हैं, ये सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है राइटिंग। राइटिंग में एक लाइन लिखी हुई है, टाइम मैनेजमेंट। राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी है और टाइम मैनेज करना सीखना है। कैसे सीखोगे वो भी हम बात करेंगे। लिटरेचर, लिटरेचर में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वहां पर तुम फंसोगे, और पेपर प्रेजेंटेशन अगर तुमने अच्छे से नहीं करी वहां पर भी तुम फंस सकते हो, नंबर तुम्हारे कट सकते हैं। अब भैया प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी हैं, सॉल्यूशन बताओ। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिटरेचर, उसको उठाते हैं, क्योंकि 40 नंबर का तो भाई यही आने वाला है। तो इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं एक एक करके डिटेल में। अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले ना आपको हर एक चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। अब भैया कैसे रिवाइज करें? देखो, मैराथन सेशन चल रही है मिशन जीत वाले चैनल पे, मैग्नोलिया मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा, है ना, आप भी देख रहे होगे। अब वहां से पढ़ो, वहां से आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्या स्टोरी समझना इनफ है? नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। बच्चों को लगता है कि अरे हमने स्टोरी समझ ली, हमने सारी चीज समझ ली, अब हो गया काम खत्म। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे क्वेश्चन, एंड स्पेशली जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये कहां से हम प्रैक्टिस करें? यार, तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं, ये तेरी क्लास 10वीं जब तक खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये तेरा हाथ है ना, ये पकड़ के रखूंगा यार, तेरी मदद करता रहूंगा, सिर्फ साइंस में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में। तो तुम्हारे लिए मैंने ना नोट्स बनवाए हैं, और बहुत शानदार नोट्स हैं। चाहे तुम कोर्स ए वाले बच्चे हो या तुम कोर्स बी वाले बच्चे हो, सारी बुक्स के नोट्स बनवाए। मैं आपको नोट्स में थोड़ी डिटेल में दिखाना भी चाहता हूं आज, क्योंकि मैं उस सारे नोट्स को लेकर आया हूं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, तो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इसके सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स बनाए। अब उन नोट्स में है क्या, हमने क्या करा है ना, हमने थोड़ी समरी लिख दी है ना, तो वो समरी तुम पहले पढ़ सकते हो, वरना तुम वन शॉट वीडियोस, मैराथन से भी समरीज को पढ़ सकते हो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने हर चैप्टर के ये देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल दिए, ताकि ना इन क्वेश्चंस में तुम फंसो ना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तो जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज डाले हैं ना, वो सब के सब तुम प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमने क्या करा है, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने टॉप 10 पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बेस्ट बेस्ट थे, जो कि रिपीट कर रहे हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक डाल दिए यहां पर, तो आप वो भी सारे के सारे देख सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं। उसके अलावा लास्ट में फोकस एरिया फॉर एग्जाम, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी लास्ट में आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये हर चैप्टर के लिए करा है।
चाहे आपकी कोई भी किताब है, चाहे आप कोर्स ए के बच्चे हो, ए वाले बच्चों पे उतना फोकस नहीं करते यूट्यूब पे, बट उनके लिए भी हमने बनवाया, दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें। और ए वालों के नोट्स में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी हमने डाली है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ये तो अपनी पोएम होगी, तो आप देख सकते हो सारी की सारी पोएम्स का भी अगर आप देखोगे तो जैसे स्टैंजा है, एक पोएम का स्टैंजा है, उस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन यहां पर पूरा डिटेल में लिखा है। इसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये चीज भी तुम्हारे लिए बना रखी है। मैं आपको बता रहा था कोर्से वाले बच्चों को, तो कोर्से वाले बच्चों का जो कम्युनिकेटिव है उसकी भी जो बुक है उसका भी हमने पूरा का पूरा प्रबंध आपके लिए कर दिया है। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की आपको वही सेम, जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं। पहले आपको क्या मिलेगी वही देखो, डिटेल में आप देखोगे तो ये रही आपका चैप्टर का नाम और ये रहा उसका पूरा का पूरा डिटेल में समरी। ठीक है, तो यहां पर आपको समरी मिल जाएगी। उसके अलावा यहां पर भी हमने क्या करा है ना, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है, हमने इंपॉर्टेंट वोकैब करके एक चीज इस्तेमाल करी है। इंपॉर्टेंट वोकैब यानी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि तुम्हें याद होने चाहिए, जो कि तुम्हें यूज करने आंसर के अंदर, है ना। अब कोर्स भी वाले बच्चे बोलेंगे भैया हमारे लिए नहीं है क्या, तुम्हारे लिए भी अभी बात कर रहा हूं, रुक जाओ। तो ये देखो टॉप 10 PYQ सब कुछ बना दिया यार, सब कुछ। तो इंग्लिश में मैराथन देखी, ठीक है भैया सब कुछ समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट दे दिए, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, सब कुछ फ्री, कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, 2 काम तो अपने हो गए। क्या भैया इतना इनफ है? नहीं, थोड़ा बहुत लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वहीं पर ही आती है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो कि कीवर्ड स्ट्रैटेजी। कीवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि हर चैप्टर के आपको पता होने चाहिए। उसी के लिए हमने एक अलग से पीडीएफ बनाई है, जिस पीडीएफ का नाम है यूनिक वर्ड्स। तो चैप्टर वाइज ना जितने भी वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट, वो सारे वर्ड्स लिखे हैं और उनके टर्म्स यहां पर लिखे गए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाए तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इनको याद नहीं करना, एक बार रीड कर लो, ताकि क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिख जाए तुम्हें तो तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को, मतलब ये जो वर्ड्स हैं, सॉरी, इन वर्ड्स को तुम लिखकर आ सकते हो अपने आंसर के अंदर। जब तुम इसको लिखकर आओगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ना ये तो यार पढ़ के आया है, इसने तो वोकैबुलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंपैक्ट हमें डालना है। ठीक है, तो ये जो यूनिक वर्ड की पीडीएफ है ये भी हमने बनवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी चीजों की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अब आते हैं वापस से। तो हमने आपको 2 चीजें बता दी, यूनिक वर्ड स्ट्रैटेजी भी बता दी। अब लास्ट पॉइंट है अंडरलाइन स्ट्रैटेजी। अंडरलाइन स्ट्रैटेजी क्या है, जब आप लिटरेचर सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट कर लो ना तो आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को ना पेंसिल से अंडरलाइन करना है। ये स्टार्टिंग में मत करना, जब तुम लास्ट में पूरे इंग्लिश के पेपर को खत्म कर दो उसके बाद करना, उसके बाद करना है। ठीक है, ठीक है जी भैया, समझ आ गया इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को। इससे लिटरेचर तुम्हारा शॉर्ट है, 40 से 40 नंबर तुम्हारे फुल आने चाहिए। लिटरेचर बहुत स्कोरिंग है, अच्छी प्रिपरेशन करके जाना, नंबर आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अब आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर जो कि है राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन तुम्हें पता है कितने मार्क्स का आएगा। अब वैसे तो ये इजी है, लेकिन ना बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, बहुत टाइम लगा देते हैं। तो देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मेट सबके आने चाहिए। अब भैया हमें तो फॉर्मेट ही नहीं आते, क्या फॉर्मेट के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या, फॉर्मेट्स को याद कैसे करें? अरे सुनो, तुम्हारे लिए एक चीट शीट बना रखी है, इसके अंदर लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है ना वो बना रखे। उसके साथ साथ किस वर्ड से तुम्हें कौन सा लेटर स्टार्ट करना है वो तक बता रखा है। इंट्रोडक्शन जो लाइंस होती है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी बता रखी है। उसकी भी मैं एक बार पीडीएफ आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कि अगर आप देखोगे ये है टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। देखो फॉर्मल लेटर के कितने टाइप होते हैं, और यहां पर मैंने कुछ खास लाइन लिखी है कि अगर लेटर टू एडिटर है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, अगर कोई और लेटर है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, पैराग्राफ 1 में क्या करना है, पैराग्राफ 2 में क्या करना है, ऐसा सब कुछ लिखा है। कंप्लेंट लेटर है तो उसमें क्या करना है, सारे टाइप के लेटर्स में हमने करा है। उसके बाद आपको कुछ लेटर्स मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए। सिमिलरली अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ्स में आओगे तो एनालिटिकल पैराग्राफ्स के भी हमने क्या करा है, यहां पर इंट्रोडक्शन आपको बताया कैसे लिखना है, कुछ खास लाइंस जो कि आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है प्लीज इनको प्रैक्टिस करके जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एकदम सेम आ जाएगा, बट मिलता जुलता आ सकता है पेपर के अंदर। प्रैक्टिस करोगे तो आपका भला रहेगा, और लिख लिख के प्रैक्टिस करना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे राइटिंग सेक्शन का जो फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, वो तुम्हारा सॉर्ट हो गया, अब तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम्हें राइटिंग सेक्शन में क्या करना है, वापस से आते हैं उसकी स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो अब तुम्हें क्या करना है ना, जब भी तुम कोई भी लेटर या फिर तुम कुछ एनालिटिकल पैराग्राफ स्पेशली लिखने वाले हो ना, तो तुम अपने दिमाग में ना पॉइंट सोच लो कि तुम क्या 3-4 पॉइंट्स के ऊपर पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिखोगे। और अगर तुम दिमाग के अंदर नहीं सोच सकते ना, तो पेपर का जो लास्ट पन्ना होता है उस पर रफ हेडिंग डालकर उसके ऊपर ना कुछ पॉइंट्स लिख लो, राइट पॉइंट्स ऑन द लास्ट पेज।
उसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो शॉर्ट में, जो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर पूरी चीजें लिखनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, और वो जो तुम काटते रहते हो ना बार बार कि आंसर को वापस से काटा फिर लिखा, उसमें आपकी वो वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अगली स्ट्रैटेजी, चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। मैं फिर बोल रहा हूं, इंग्लिश के अंदर अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो टीचर्स नंबर काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, सब नहीं काटते बट कट सकते हैं नंबर। तो इसलिए ना जब पेपर खत्म हो जाए, लास्ट का जो 10 मिनट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक एक बार चेक करना, सारी लाइनों को वापस पढ़ना। भैया वो टाइम कहां से निकालेंगे उसके बारे में हम बिल्कुल अभी बात करेंगे। दूसरी चीज, यूज इजी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट यार। आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज को इजी करो, है ना। अगर तुम एकदम खतरनाक इंग्लिश लिख के आते हो ना राइटिंग सेक्शन में, तो टीचर्स ना बड़े इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो तुम्हें नहीं करना है। नॉर्मल इंग्लिश जो कि आप लिखते हो वैसी आपको लिख के आनी है, ज्यादा कुछ खतरनाक शब्दों का उपयोग करने से थोड़ा दूर रहे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगली चीज है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में बोला था नंबर कटेंगे, क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी अभी तक। मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस तुमने सबसे कम करी है। अब तुम्हें अब जितना भी टाइम है उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करोगे? टाइमर मेथड। टाइमर मेथड क्या होता है? एक टाइमर लगाओ 15 मिनट का। एक रीडिंग सेक्शन जो कि एक पूरा आपका होता है 10 नंबर का क्वेश्चन, वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा खत्म होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं 15 मिनट, बट अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, अगर तुम 20 मिनट के टाइमर के अंदर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। तो सैंपल पेपर उठाया, 20 मिनट का टाइमर लगाया और एक पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा और फिर उसको चेक करना। ऐसे आप डेली करो, 2-3 क्वेश्चन, जितना भी टाइम बच रहा है ना अभी एग्जाम में, डेली भी अगर कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, कि जब भी आप ये जो रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले ना पूरे के पूरे जो आपका पैराग्राफ है उसको रीड करो, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले ऐसे करते हैं कि पहले ना हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड देन हम जाकर वापस से पैराग्राफ को रीड करते हैं। अब ऐसा मेरा मानना है कि आज से 2-3 साल पहले स्ट्रैटेजी काम करती थी, क्योंकि उस समय पे जो रीडिंग सेक्शन आता था बड़ा इजी आता था, इजी लैंग्वेज में आता था। अब ना बहुत टफ लैंग्वेज में आता है, तो समझ में नहीं आएगा आपको। आपको एक बार थ्योरली रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, उसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पे पढ़ोगे तो नंबर आपके अच्छे जाएंगे। बट फिर भी आप जैसे इसको अटेम्प्ट करते आ रहे थे वो आप वैसे अटेम्प्ट करिए। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ये मैं आपको टिप देना चाहता था। ठीक है, इतना समझ आ गया। भैया ग्रामर पे आओ। ग्रामर की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, 10 नंबर का आता है, फ्री के नंबर होते हैं, एक नंबर नहीं कटना चाहिए तुम्हारा। कैसे करना है? ट्रिक वीडियोस देख लेना, मैग्नोलिया मैम आपको ट्रिक वीडियोस दिखाई देंगी, मैराथन में करवाई देंगी, बस उतना करके जाना, कुछ सवाल लगा लेना, मतलब 20-30-40 सवाल लगा लेना, काम खत्म, 10 नंबर आपके गारंटेड यहां पर आ जाएंगे, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी। ठीक है, इसमें बहुत फ्री के नंबर होते हैं, नंबर प्लीज इसमें मत कटवा के आना, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, बट नंबर इसमें सबके फुल आने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चारों सेक्शन की हमें स्ट्रैटेजीज पता चल गई हैं। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि भैया आप हमें यह बताओ कि हम आखिर अटेम्प्ट कैसे करें, कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट करें, पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करें, है ना। तो यही तुम बोलते हो ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखो मैं एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊं, सबसे पहले इजी पोर्शन उठाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ हार्ड पोर्शन पे। अब देखो यार, तुमने सैंपल पेपर अटेम्प्ट करे अभी तक? करे होंगे ना। तुम जैसे सैंपल पेपर में अटेम्प्ट करते आ रहे थे ना, पेपर को भी वैसे ही अटेम्प्ट करना। अगर तुम पहले रीडिंग पे आते थे, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, जैसे तुम करते आ रहे थे वैसे ही करना। अब अचानक से चेंज मत करो आखिरी के टाइम पे। लेकिन अगर तुम वो बच्चे हो जिसने ज्यादा सैंपल पेपर लगाए ही नहीं, जिसको पता ही नहीं कि भैया अटेम्प्ट कैसे करना है, तो तुम मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। इजीएस्ट सेक्शन कौन सा होता है? देखो यार, पूरे साल भर ना हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है लिटरेचर, लिटरेचर ही पढ़ा है, तो वो हमारे लिए इजीएस्ट है, उसके क्वेश्चंस आपको मोस्टली आते ही होंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता, मैं सबसे पहले जो लिटरेचर वाला होता था उस पूरे सेक्शन को निपटाता। कितने समय में निपटाता? अराउंड 1 घंटे 10 मिनट में 1 घंटे 10 मिनट में। फिर मैं क्या करता, फिर मैं रीडिंग सेक्शन पे जाता, क्योंकि अगर तुम रीडिंग को लास्ट में करोगे ना, एक तो ना लास्ट में थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, और रीडिंग वाले सेक्शन में ना थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को पीस चाहिए होता है, शांति से तुम पढ़ पाओ और फिर तुम आंसर्स को ढूंढ पाओ। इस वजह से मैं बोल रहा हूं लास्ट में रीडिंग को अगर तुम अटेम्प्ट ना करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, सेकंड टाइम पे रीडिंग को अटेम्प्ट करो। 40 मिनट तुम ले सकते हो, 2 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 मिनट दोनों के लिए, 40 मिनट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप आना राइटिंग पे। राइटिंग पे आप अराउंड अराउंड कितने 50 मिनट ले सकते हो, 2 ही आपको अटेम्प्ट करने, तो आप राइटिंग में 50 मिनट यहां पर ले सकते हो। एंड देन ग्रामर पे अगर मैं आता हूं तो ग्रामर 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी ग्रामर पूरी की पूरी सॉल्व हो जाती है। आपको पता है, मुझे पता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे तो 3 घंटे में से फिर भी तुम्हारे 10 मिनट बच गए। तो 10 मिनट में भैया क्या करेंगे? अरे 10 मिनट में ना चीटिंग नहीं करनी, 10 मिनट में अपने पेपर को वापस से रीड करना है, एक एक लाइन पढ़नी है वापस से, और ये करना प्लीज, और इंपॉर्टेंट लाइंस पे अंडरलाइन कर देना लिटरेचर वाले सेक्शन में, जिससे कि अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। राइट, तो ये रही आपकी टाइम मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप इससे आपको क्या हुई होगी, मदद हुई होगी। अब मैं कुछ फाइनल टिप आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले
जो शुरू के 10-15 मिनट मिलते हैं ना, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, देखो सबकी अलग-अलग अप्रोच होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो और वाले क्वेश्चन होते हैं ना, और वाले की ये वाला अटेम्प्ट करूँ या ये वाला, उनको एक बार रीड कर लो और अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो कि हाँ, मुझे यही वाला अटेम्प्ट करना है, मुझे वो वाला अटेम्प्ट ही नहीं करना। ताकि जब आप उस क्वेश्चन पे आओ तो आपको पता हो कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बाकी कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि जो बच्चे पहले रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो जो रीडिंग का पैराग्राफ होता है, उसको वो पूरी तरीके से रीड कर लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान से सुनना। पहली चीज, रीड क्वेश्चन केयरफुली, सारे सवालों को ध्यान से पढ़ना। स्पेशली जो रीडिंग पोर्शन है उसमें ना थोड़ी सी टफ इंग्लिश होगी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अभी बता रहा हूं, हाँ इंग्लिश टफ होगी लेकिन डरना नहीं है। अगर एक दो बार रीड करोगे समझ आ जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराओगे। दूसरी चीज, स्टिक टू दी वर्ड लिमिट, प्लीज वर्ड लिमिट तक स्टिक रहा करो। लिटरेचर में अगर 100 या 120 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक पेज। अगर तुम 2-2 3-3 पेज भर रहे हो ना भाई, तो फिर टीचर नहीं पढ़ने वाला उस आंसर को। समझ रहे हो ना बात को? दूसरी चीज, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। मैंने आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे। रीचेक वर्ड एंड स्पेलिंग, लास्ट में रीचेक करेंगे। एंड नेवर लीव एनी क्वेश्चन लास्ट में। अगर टाइम बच जाए, वैसे टाइम इंग्लिश के पेपर में उतना बचता नहीं है, बट अगर बच जाए तो प्लीज क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपका बच रहा है तो भी उसको अटेम्प्ट करो। जो समझ आ रहा है लिख कर आओ प्लीज। फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है हमें, है ना? तो जाओ इंग्लिश का पेपर देकर आओ। और एक चीज याद रखना, इंग्लिश का पेपर जैसे ही तुम्हारा खत्म होता है, प्रशांत भैया ना तेरे साथ खड़े हैं। 21 तारीख शाम को, 22 तारीख शाम को, 23 तारीख शाम को, 24 तारीख शाम को और 25 फरवरी सुबह 4 बजे साइंस का गेम ओवर। मुझे बाकी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है? मुझे बाकी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन मी, है ना? अभी भी ट्रस्ट रखो, लेकिन साइंस के पेपर में ट्रस्ट ऑन प्रशांत भैया। सिंपल, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? इससे ऊपर मैं कुछ नहीं। अब जाओ इंग्लिश की तैयारी करो, एग्जाम बेहतरीन देकर आओ। और ये जो कमेंट बॉक्स है ना, इसमें लिख देना इंग्लिश फोड़ेंगे, इंग्लिश फोड़ेंगे। और याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। टेक केयर गाइस, तो वेलकम टू माय वीडियो। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। भाई मेरा मोटिव सिर्फ मेरे इस चैनल का वॉच टाइम को कंप्लीट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, ताकि और भी आप जैसे 10th में पढ़ने वाले लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस वीडियो से अच्छा खासा हेल्प मिल सके एग्ज़ाम देने में। और भाई मुझे इस बार 234 रुपये मिले और भाई अब फिर से मैं ट्राई करता हूँ। और मेरा गोल तो इस बार रहेगा 1000 रुपये एक ही बार में निकालने का। पर भाई देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम हो गया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका मैथ का एग्ज़ाम का पेपर कैसा गया है गाइस। और मेरे हिसाब से अच्छा ही गया होगा। मेरा भी पिछले साल ही पेपर था और मेरे अच्छे तो नहीं आए थे मार्क्स, मेरे आए थे 65%। पर भाई टेंशन मत लो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है 10th का एग्ज़ाम देने में। और आज आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम तो देख भी लिया होगा कि आप लोगों को कितना मज़ा आया होगा। भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। मैं सही बताऊँ अपनी कहानी, तो जिस दिन मेरा मैथ का पेपर था ना, उससे एक दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव गया था घूमने के लिए। मैथ के पेपर से एक दिन पहले सामने गया था भाई। मतलब मैंने जिस तरह से अपना एग्ज़ाम दिया ना, अगर उस तरह से मैं अगर और अच्छी तरीके से पढ़ लेता तो भाई 90% 95% मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था भाई। और आप लोगों से भी यही है कि भाई अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो पढ़ाई वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और इस बार में आप देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट है, मेरा था सिर्फ 1000 किलो जो है। तो इस बार हम लोग टारगेट रखते हैं 2000 कॉइन का, और या फिर 10 किलोमीटर का राइड का, ठीक है भाई। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई 10th का एग्ज़ाम जो है ना, वो ना ही लाइफ को डिसाइड करता है, वो बस एक पड़ाव है भाई, अपने लाइफ का बस एक पड़ाव है। और उसे अच्छे से जियो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो भाई कि एग्ज़ाम में क्या होगा। होने का कुछ नहीं होता भाई, बस लोग डराते हैं। होता वही है जो आपके हाथों में है। और आप अगर चाहो तो आप अच्छा भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मार्क्स में कम लेके आ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। पर मेरा तो यही है कि अगर पढ़ना चाहते हो ना भाई, तो पढ़ाई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब मैं सही बताता हूँ कि मैं जब 10th में था ना, तो मैं लगभग 2-3 घंटे अगर मैं एक हफ्ते में पढ़ लेता था ना, तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता था। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, पर सच में मैं बता रहा हूँ भाई कि मैं दिन भर में सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ा करता था।
और कभी कभी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो मतलब बुक भी नहीं खोला करता था भाई। और भाई मेरा ये वीडियो बनाने का तो मोटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, कि इससे मैं आप लोगों का कोई नुकसान नहीं कर रहा था भाई। मैं तो बस यही चाहता था कि प्रशांत कायरत सर का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ में मेरा एक चैनल था जिसमें मैं बहुत दिन से वर्क कर रहा था, और वो चैनल मेरा डिमोनेटाइज हो गया भाई। तो उसके लिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है, और मैं इस चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहता था जल्द से जल्द, इसलिए मैंने सर की वीडियो का यूज़ किया है। पर भाई मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था वीडियो को यूज़ करने का भाई। आप लोगों को ये तो सही है कि जल्द से जल्द आप लोगों के पास प्रशांत कायरत भैया की वीडियो पहुँचे, और आप लोगों को जानने के लिए मिले बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा 1 सब्सक्राइब कर दो भाई, यही मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा भाई। 1 सब्सक्राइब मैं बस मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 1 सब्सक्राइब चाहिए। आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है भाई, क्योंकि वैसे मैंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन मुझे सफलता जो है ना वो नहीं मिल पा रही है। और वही आज एक ही आस लेकर के मेरा अभी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया भाई। तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये है तो वैसे काम की चीज़ है ना। बस लास्ट में मैंने ये वीडियो अपना डाला है ताकि थोड़ी मोड़ी कॉपीराइट से बच सके। मुझे ये तो पता है कि कॉपीराइट तो आएगा ही, और क्लेम भी आ ही जाएगा, पर भाई फिर भी उनसे भी यही निवेदन है कि मेरे इस वीडियो से पर कॉपीराइट ना दें, क्योंकि मेरा मोटिव बस इस वीडियो से वॉच टाइम को कंप्लीट करना है और कुछ नहीं है। एक बार मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने का चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर मैं खुद इस वीडियो को अपने चैनल से स्टार्ट कर दूँगा। और आप लोग देख सकते हो 3 किलोमीटर का राइड पूरा हुआ है। और अभी आपको देख सकते हो हमारा बाइक ये हाई स्पीड पर चल रहा है, और वैसे तो इस स्कूटी का स्पीड 101 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड है। पर वही मैं तो चाहता हूँ कि मैं अभी कॉइन को कलेक्ट करके थोड़े और पैसे जमा करके ऐसा बाइक लूँगा जिसका हाई स्पीड 150-170 किलोमीटर पर आवर तक जाए। और वही आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, और आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है भाई। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम आजकल कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है भाई। इस तरह से अगर स्ट्रिक्ट होता चल गया तो भाई हमारे जैसे फेसलेस यूट्यूबर जो कि AI बेस्ड वीडियो बनाकर पैसे कमाते हैं, उनकी तो ज़िंदगी खतरे में आ जाए भाई। क्योंकि इस तरह की वीडियो तो चल तो रही है, पर चैनल ही अचानक से डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है यूट्यूब के कारण। तो भाई थोड़ा यूट्यूब बोलो इस तरह अचानक हमारे चैनल को डिमोनेटाइज ना करें। हालांकि हमने इसमें पूरी मेहनत नहीं की है, पर मेहनत तो की भाई। चैनल बनाने में कौन मेहनत नहीं करता, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। अभी भी तो मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, डर भी बना हुआ रहता है दिमाग में कल हमारा ये वीडियो बन जाए। इसलिए भाई सपोर्ट तो आप लोग का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाए भाई, ताकि वो भी देखा मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो, और पसंद है भैया आपकी वीडियो भी जो इम्पोर्टेंट उनके द्वारा बताई गई बातें वो भी आपके दोस्तों तक पहुँचे, और साथ ही हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो भाई। आपका सपोर्ट ही हमें इस चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट करने में मदद कर सकता है भाई। आपके सपोर्ट के बिना तो ये हो नहीं सकता। ओके भाई, थैंक यू।